नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। और इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके बारे में हम बहुत ही पहले आपको बता चुके हैं कि किस लिए ये इम्पोर्टेंट है, और आपने इससे पहले का जो लेक्चर देखेंगे वहाँ पे किस एग्जाम के लिए और क्यों इम्पोर्टेंट ये हमने बता दिया। ठीक है, तो हम जानने वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में कि क्या होती है और किस प्रकार से देखने को मिलता है हमें कि सैटेलाइट वगैरह छोड़े जा रहे हैं, कौन से ऑर्बिट में छोड़े जा रहे हैं और किस प्रकार के सैटेलाइट है, और बहुत सारी चीज़ें कि अंतरिक्ष क्या है, भारत में इसरो क्या काम करता है और नासा वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यह एक प्रकार की प्रौद्योगिकी है। स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है? यहाँ पर टेक्नोलॉजी लास्ट में लगा है, तो ये एक तकनीक है। ठीक है, एक प्रकार की प्रौद्योगिकी या तकनीक है जिसका विकास अंतरिक्ष विज्ञान उद्योग यानी स्पेस साइंस इंडस्ट्री द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया अंतरिक्ष विज्ञान उद्योग स्पेस साइंस इंडस्ट्री द्वारा। इसका विकास अंतरिक्ष उड़ान, स्पेस फ्लाइट के कार्यक्रम, उपग्रह यानी जो सैटेलाइट्स है एवं अंतरिक्ष को जानने हेतु किया गया। इस प्रौद्योगिकी के तहत अंतरिक्ष यान, उपग्रह और अंतरिक्ष स्टेशन तथा अंतरिक्ष अनुसंधान में आवश्यक संरचना का विकास किया गया। अंतरिक्ष का वातावरण अक्रिय यानी इनर्ट या फिर नोबल होता है। अंतरिक्ष में वातावरण कैसा होता है? अक्रिय होता है, वहाँ पे वातावरण नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारे पृथ्वी पर वातावरण, हम यहाँ पे एक दूसरी जगह आसानी से मूव कर पाते हैं, और हमारे जो आवाज़ हम देते हैं किसी की, मान लीजिए कोई पहला पर्सन दूसरा पर्सन, यहाँ पे आवाज़ का ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, तो स्पेस में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। ठीक है, यानी कि वहाँ पे अक्रिय वातावरण, नोबेल वातावरण होता है। इसलिए वहाँ अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के नए उपकरण, टूल्स एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के दैनिक जीवन, डेली लाइफ से संबंधित कार्य बहुत सारे हैं। जैसे हम बात करते हैं दूर संवेदी या फिर रिमोट सेंसिंग, इसको बोलेंगे रिमोट सेंसिंग सेंस। मान लीजिए आप यहाँ पर है और दुनिया के किसी दूसरे कोने की जानकारी आपको चाहिए जो कि दूरस्थ है। ठीक है, मान लीजिए दूरस्थ है और वहां पर पहुंचा नहीं जा सकता, तो वहां की जानकारी हम सुदूर संवेदी रिमोट सेंसिंग सेंस के द्वारा हम यहाँ पे अपने पास ले सकते हैं। ये हुआ संभव स्पेस टेक्नोलॉजी के कारण, सुदूर संवेदन से। ठीक है, उपग्रह आधारित दूरदर्शन, सैटेलाइट बेस्ड टेलीविजन। मान लीजिए कोई मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है या फिर कहीं और चल रहा है मैच, और आपको इंडिया में देखना है। ठीक है, इंडिया में देखना है तो आप इसकी सहायता से इंडिया में देख सकते हैं इस मैच को, जो जिसका लाइव प्रसारण होता है। ठीक है, यहाँ पे उपग्रह आधारित दूरदर्शन के और वैश्विक स्थिति पद्धति यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, जीपीएस। जैसे कि हम बात करते हैं, हमको कहीं जाना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक पोजीशन दूसरे पोजीशन तक जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले मैप में यानी अपने फ़ोन के गूगल मैप्स में निकालते हैं, गूगल मैप्स का एप्लीकेशन निकालते हैं, वहाँ पे डालते हैं वो जगह का नाम। यदि हमने नहीं घूमा हुआ है तो, यदि कोई नई जगह है तो हम वहाँ पर डालते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ से कितनी दूरी पर है। ठीक है, हम अपनी लोकेशन डालते हैं और जहाँ पे डेस्टिनेशन लोकेशन वो डालते हैं, यानी जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ डालते हैं, वो लोकेशन को डालते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो कितनी दूर है। और हम जब चलते हैं तो वो जीपीएस सिस्टम हमारा ऑन होता है फ़ोन का, तो बताते रहते हैं कि हम अभी कितनी दूरी पर है, कितना टाइम लगेगा और कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, और बहुत सारी चीज़ें कि मतलब वहाँ पे ट्रैफिक क्या मिलेगा, वहाँ पे क्या स्थिति, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। तो ये होता है जीपीएस के सहायता से, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की सहायता से। ठीक है, जो भी संभव हो पाए है स्पेस टेक्नोलॉजी की सहायता से। अगला है मौसम प्रसारण, वेदर ब्रॉडकास्टिंग। हे गूगल या हे सिरी, व्हाट्स द वेदर नाउ। ठीक है, इस प्रकार के आपने शब्द उपयोग किए होंगे अपने फ़ोन के साथ। यदि आप एप्पल यूज़ करते हैं तो आपने बोला होगा सिरी, या फिर गूगल या एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं गूगल का, तो आपने बोला होगा हे गूगल या ओके गूगल। इस प्रकार चीज़ें आपने पूछा होगा कि आपने नई नई टेक्नोलॉजी आती है, हे गूगल व्हाट्स द वेदर नाउ। इस प्रकार से चीज़ें आपने पूछे होंगे, तो वो ये भी संभव हो पाए स्पेस टेक्नोलॉजी की सहायता से। ठीक है, तो जो एंड्रॉयड फ़ोन या फिर जो आईओएस फ़ोन, वहाँ से हम यूज़ करते हैं वेदर ब्रॉडकास्टिंग वगैरह देखने के लिए। ये मैंने आपको डेली लाइफ का एग्जांपल बताया, मौसम प्रसारण के लिए। इसके बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे हमको किसी स्थान विशेष या किसी एरिया के अंतर्गत हमको मौसम की जानकारी प्राप्त करना है कि अगले दिन का मौसम, या आज शाम का मौसम, या सुबह का मौसम, या फिर अन्य तरीके के मौसम किस प्रकार होने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको इससे मिल जाती है वेदर ब्रॉडकास्टिंग से। ठीक है, और लंबी दूरी संचार पद्धति, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, लंबी दूरी तक संचार करने के लिए भी इसमें बहुत ही फायदा किया स्पेस टेक्नोलॉजी ने। आदि अंतरिक्ष संरचना स्पेस स्ट्रक्चर के ही अंतर्गत आते हैं। इतने सारे जो हमने एग्जांपल अभी देखे, ये सब स्पेस स्ट्रक्चर यानी अंतरिक्ष संरचना के अंतर्गत आते हैं। विज्ञान के अन्य क्षेत्र जैसे भूविज्ञान, जियोलॉजी, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोसाइंस भी इस प्रौद्योगिकी के लाभ से वंचित नहीं रहे। यानी इन पर भी स्पेस टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं योगदान है, इनको बेटर बनाने में, इनको और अच्छा बनाने में। इसके साथ ही साथ अंतरिक्ष तकनीकी आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस का एक प्रमुख कारण है।
ठीक है। जितना कोई देश यदि जितना समृद्ध होगा अंतरिक्ष तकनीकी में, वो देश आर्थिक उतना ही आर्थिक समृद्ध होगा ही, ऐसा एक पैमाना है। ठीक है। जैसे हम मान लीजिए हमारा देश है, ठीक है, अंतरिक्ष हमारा देश है, अंतरिक्ष विज्ञान में काफ़ी प्रगति कर रहा है। ठीक है। हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये काफ़ी प्रगति कर रहा है, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा आर्थिक सहायता मिलती है। आर्थिक जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए किसी देश को अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना है, वो जाएगा किसके पास, इसरो के पास। ठीक है। तो यहाँ से मतलब इसरो के पास जाएगा कि हमारा जो सुविधाएं आप दे दीजिए हमको, कि हमारा सैटेलाइट हमको अंतरिक्ष में छोड़ना है। ठीक है। जिससे हमको कुछ मतलब XYZ कोई फायदा हो सके, या फिर रिमोट सेंसिंग के लिए काम आ सके, या फिर ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम आ सके। इस प्रकार से कोई देश आएगा तो इसरो के पास इसरो संपर्क करेगा, कि इसरो से संपर्क किए कि हमको ये सारी चीज़ें करना है, तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? रेवेन्यू। यदि इनके सैटेलाइट छोड़ेगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ये आर्थिक समृद्धि का भी कारण बनता है। ठीक है, प्रमुख कारण बनता है। और भी कई चीजें हैं इस प्रकार से जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इससे एक विंग होती है, ये डायरेक्ट इसरो संपर्क नहीं करता, एक विंग होती है एंट्रिक्स। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले एंट्रिक्स। ठीक है। एंट्रिक्स एक विंग है, कमर्शियल विंग है, वो इसको मैनेज करती है। ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, और इसकी सहायता से देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, काफ़ी लाभ होता है इससे। ठीक है। जो देश जितना समृद्ध होगा उतना ही ज़्यादा मतलब जो देश अंतरिक्ष विज्ञान में जितना समृद्ध होगा उतनी ज़्यादा उसकी प्रोग्रेस होगी। ठीक है। उतना ही ज़्यादा उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में हमने मोटा मोटे तौर पर पढ़ा कि कहाँ पे यूज़ होते हैं, किस प्रकार यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब हम आगे पहुंचते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, ISPR। यह विक्रम साराभाई बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है। जैसे जैसे हम आगे स्लाइड बढ़ते आएंगे इनके बारे में आपको पता चल जाएगा। विक्रम साराभाई के विचारों के आधार पर प्रारंभ किया गया। ठीक है। इनका ही विचार था कि इसको प्रारंभ किया जाए। ठीक है। इस प्रकार मतलब इनके विचार, इस प्रोग्राम को शुरू करने के पीछे इनके कई विचार थे, मतलब कई लोगों के विचार थे, उनके मुख्य विचार इनका था। ठीक है। इस प्रकार से इनका प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आर्थिक लाभ पाना तथा इससे जुड़े प्रौद्योगिकी की अधिक से अधिक विकास करना है। ठीक है। इस जो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, उसमें अधिक से अधिक विकास कर सके, ये इनका उद्देश्य था। इसके कुछ उद्देश्य इस प्रकार है। बाह्य अंतरिक्ष यानी आउटर स्पेस का उपयोग शांतिपूर्ण पीसफुल उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु। ठीक है। आउटर स्पेस क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है। पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो कहाँ तक है? पृथ्वी की ग्रेविटी है 36,000 किलोमीटर तक, 36,000 किलोमीटर। ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई एरिया है जहाँ पे पृथ्वी की ग्रेविटी है, ये पृथ्वी की ग्रेविटी है। ठीक है। जब मैं ऑर्बिट वाला टॉपिक आपको समझाऊंगा वहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो पॉइंट आया है, पर्टिकुलर पॉइंट, वो आपको समझ में आया है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 36,000 किलोमीटर है। इसके अंदर कोई भी सैटेलाइट यदि हम छोड़ेंगे, ठीक है, इसके अंदर कोई भी सैटेलाइट की स्थिति रहेगी तो वो कहलाएगी इनर ऑर्बिट में। ठीक है। इनर ऑर्बिट मतलब ग्रेविटी के अंदर। ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट कुछ नहीं है, ग्रेविटी है। ठीक है। ये ग्रेविटी है। ऑर्बिट क्या है? ग्रेविटी। तो यहाँ पे इनर ऑर्बिट यानी 36,000 किलोमीटर के अंदर वाले एरिया में जो भी रहेगा वो एरिया क्या कहलाएगा? इनर ऑर्बिट कहलाएगा। ठीक है। और यदि इससे बाहर गया तो क्या कहलाएगा? आउटर ऑर्बिट। जैसे मान लीजिए चंद्रयान छोड़ा गया या फिर मंगलयान छोड़ा गया। ठीक है। तो ये आपने इसरो की वेबसाइट में जाकर देखा होगा, कभी आपको मौका मिला होगा, या फिर आपने इस प्रकार की जिज्ञासा जताई होगी, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये ह्यू में भेजा गया। ठीक है। चंद्रयान ह्यू में भेजा गया, या फिर मंगलयान ह्यू में भेजा गया। ह्यू में यानी हायर ऑर्बिट। ठीक है। बाहर का ऑर्बिट, जो बाह्य अंतरिक्ष होता है उस वाले एरिया की बात हो रही। ठीक है। बाह्य अंतरिक्ष वाला जो मामला है वहाँ पे। ठीक है। आउटर ऑर्बिट, आउटर स्पेस में, तो यहाँ पे इसके बाहर की बात हो रही। तो वहाँ पे बाह्य अंतरिक्ष, आउटर स्पेस का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति करने हेतु इसका उद्देश्य है। और यहाँ पे जो आउटर स्पेस है वो 36,000 किलोमीटर के बाहर की बात हो रही। ठीक है। और इसके अंदर की बात भी हो रही। हम अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके अंदर कुछ भी करते रहें। तो यहाँ पे मतलब आउटर का मतलब यहाँ पे एक तो बेसिकली ये वाला है, और मतलब हमारे वातावरण के जो वातावरण है उसके बाहर जो स्पेस है वहाँ पे भी हम शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग इसका कर सके, स्पेस टेक्नोलॉजी का। अपने बल पर अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता प्राप्त करना। ठीक है। अपने बल पर सफलता प्राप्त करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया ताकि हम किसी देश पर डिपेंड ना रह सके। ठीक है। आपको याद है जब हमने पहला हमारा जो सैटेलाइट छोड़ा था वो किसकी सहायता से छोड़ा था? आर्यभट्ट वो छोड़ा था रसिया की सहायता से, रसिया। ठीक है। तो
ये हमने शुरुआत इस प्रकार की थी। तो इसके बारे में हम जानेंगे, हिस्ट्री वगैरह हम जब देखेंगे तो उसके बारे में वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है, आर्यभट्ट वगैरह। और ये क्यों वहीं पे है अभी तक, मतलब आया क्यों नहीं वापस, क्यों अपने चक्कर काट रहे, और उसका कार्यकाल तो खत्म हो गया, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें चल रही तो आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं, अपने बल पर अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता प्राप्त करना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में रिसर्च प्रोग्राम प्राथमिक रूप से यानी प्राइमरी रूप से उपग्रह का निर्माण, प्रक्षेपण यान का निर्माण यानी जो लॉन्चिंग व्हीकल है, तथा उपग्रह का प्रक्षेपण करने का कार्य करती है। उपग्रह का प्रक्षेपण यानी इसको भेजने का कार्य करती है, इसको लॉन्च करने का काम करती है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती है, इसका उद्देश्य के अंतर्गत, ठीक है। आगे है संस्थागत ढांचा के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार संस्थागत ढांचा बनना शुरू हुए अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में हमारे भारत में। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, इसके बाद जो प्रोग्राम वगैरह जो हुए इसके बाद की कंडीशन है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंकोस्पर, ठीक है, इंकोस्पर यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। ये कमेटी जो इंकोस्पर कमेटी है 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय बनाई गई थी, ठीक है। इसको डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा लीड किया गया था, ठीक है, विक्रम साराभाई द्वारा इनको लीड किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इनका महत्व बढ़ते जाएगा जैसे स्लाइड आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, आप समझ जाएंगे, जैसे 2-3 स्लाइड पहले इनका नाम का जिक्र आया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के समय ये बनाई गई थी और इसको डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा लीड किया गया, और इनको इस पर की रिकमेंडेशन से ही इसरो की स्थापना हुई, ठीक है। ये जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनी थी, इस कमेटी की रिकमेंडेशन से ही इसरो की स्थापना की गई, ठीक है। और इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत काम करता है, जिसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी जाती है। और जो अंतरिक्ष डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसके अंतर्गत और भी डिपार्टमेंट काम करते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक। अगली स्लाइड में आपको पता चलेगा कि इसरो तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत है ही। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ उसके बारे में, काफी आगे स्लाइड, हाँ यहाँ देखिए, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ये देखिए इसरो है, ठीक है, इसरो तो काम करता है, आगे आगे अन्य भी है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद भी इसके अंतर्गत है। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तंत्र ये बेंगलुरु इसके अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन जो एजेंसी है हैदराबाद, ये भी इसके अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान प्रयोगशाला ये भी अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इसरो के अंतर्गत भी क्या चीज़ें क्या चीज़ें आने वाली है ये भी हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम वापस चलते, कहाँ पे हम थे, संस्था का ढांचा पर थे, ठीक है। तो जिसकी रिपोर्ट यहाँ पे इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कार्य करता है, जिसकी रिपोर्ट हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री को दी जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसरो की, ठीक है। इसरो के लिए यहाँ पे इंकोस्पर ने रिकमेंडेशन दी कि इसरो की स्थापना की जाए। अब हम करते हैं इसरो की स्थापना, ठीक है। अब हम नहीं करते, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसरो की स्थापना हो चुकी है 1969 में, 1969 में। तो इसका पूरा नाम देख लेते हैं पहले, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसरो, ठीक है। इसरो क्या आप अभी बता सकते हैं ये वर्तमान में अभी इसके प्रमुख कौन है? यहाँ पे स्लाइड में लिखा ही हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। के7 इसके प्रमुख है। चलिए, इस वक्त मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय की जो हालिया में है वो, मतलब अभी वर्तमान में जो है वो इसका हेड है के7। जब आप, हो सकता है वीडियो बाद में देख रहे हो तो आप उसके अनुसार अपने जो गूगल की सुविधा है उससे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, या इसरो की वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं कि उस समय के वर्तमान कौन है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना हुई, कब हुई? 1969 में, ठीक है। और यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है। इसे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से स्थापित किया गया, ठीक है, जैसा कि हम पिछले स्लाइड में डिस्कस किए हैं। और इसे भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसरो अपने विभिन्न केंद्रों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। इसरो के बहुत सारे विभिन्न केंद्र देशव्यापी नेटवर्क है, उसके माध्यम से ये संचालित होता है, ठीक है। और चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। प्रिसीडिंग एजेंसी इंकोस्पर रही है, ठीक है, जैसा कि हमने इसके बारे में पढ़ा। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। फाउंडर कौन थे इसके? विक्रम साराभाई। फाउंडेड कब किया? 15 अगस्त 1969 को,
1969, 1969, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को फाउंड किया गया। इसका डायरेक्टर अभी के सिवन है और सब्सिडरी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और भी चीज़ें हम जो इसके जो देशव्यापी नेटवर्क उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी जो शार वगैरह की बात हो रही है वो सब्सिडरी वगैरह ये सारी चीज़ें, मतलब सब्सिडरी मतलब इससे संबंधित जो और इकाई है इसकी, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो एक यहाँ पे दी गई है और भी हम देखने वाले लगभग 8 के आसपास है, तो वो सारी हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम देखते हैं भारत के लिए इसरो का महत्व क्या है। भारत के लिए इसरो का महत्व, स्थापना के पश्चात भारत के लिए इसरो ने कई कार्यक्रम एवं अनुसंधानों को सफल बनाया है। बहुत सारे कार्यक्रम और अनुसंधानों को इसरो द्वारा सफल बनाया गया है। इसने न सिर्फ भारत के कल्याण के लिए बल्कि भारत को विश्व के समक्ष सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया, ठीक, किसकी मदद से? रसिया की मदद से, रसिया की मदद से ये छोड़ा गया अंतरिक्ष में, ठीक है। और देश में दूरसंचार प्रसारण और ब्रॉडबैंड अवसंरचना यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने बहुत सुना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अवसंरचना के क्षेत्र में विकास के लिए इसरो ने उपग्रह संचार के माध्यम से कार्यक्रमों को चलाया और इसमें प्रमुख भूमिका इनसैट और जीसैट उपग्रह की रही। इनसैट और जीसैट उपग्रह की रही, ठीक है। ये उपग्रह है, इसके बारे में जब मैं उपग्रह वाले जो टॉपिक लूंगा वहां पे आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये उपग्रह है, ठीक, इनसैट और जीसैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत संचार सेवाओं के लिए 200 से अधिक ट्रांसपॉन्डरों का उपयोग हो रहा है और इन उपग्रहों के माध्यम से भारत में दूरसंचार, टेलीमेडिसिन, टेलीविजन, ब्रॉडबैंड, रेडियो, आपदा प्रबंधन, खोज और बचाव अभियान जैसी सेवाएं प्रदान कर पाना संभव हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपॉन्डर क्या होता है। ट्रांसपॉन्डर यहाँ पे शब्द है, ये थोड़ा नया है, इसको मैं समझा देता हूँ। ट्रांसपॉन्डर मतलब देखिए यहाँ पे इस वाले चित्र में समझाने का प्रयास करूंगा मैं आपको। दूरसंचार में ट्रांसपॉन्डर किन्हीं दो में से एक डिवाइस हो सकती है। दूरसंचार की स्थिति में ट्रांसपॉन्डर किसी दो में से एक डिवाइस हो सकती है। यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए ट्रांसपॉन्डर एक डिवाइस है, ये दो डिवाइस, इसमें भी कोई डिवाइस लगी हुई इस जहाज में, ठीक है। यहाँ पे कोई डिवाइस लगी हुई है तो इनमें से कोई एक ट्रांसपॉन्डर यहाँ पे हो सकता है। एयर नेविगेशन या रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में ट्रांसपॉन्डर एक ऐसी डिवाइस है जो पूछे जाने वाले सिग्नल की प्रतिक्रिया में पहचाना जाने वाला एक सिग्नल भेजता है, ठीक है। मान लीजिए इसको अपनी कुछ चीज पूछना है तो यहाँ से सिग्नल छोड़ेगा, ठीक है, सिग्नल छोड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे इसका नजदीकी ट्रांसपॉन्डर ये लगा है तो ये यहाँ से सिग्नल छोड़ेगा कि इसकी स्थिति बताइए कि हमको इधर जाना है, हमको किस साइड से यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये सिग्नल छोड़ा इन्हें जानकारी लेने के लिए ट्रांसपॉन्डर को, तो ट्रांसपॉन्डर यहाँ से सिग्नल यहाँ वापस छोड़ेगा यानी प्रतिक्रिया में देगा। तो इस प्रकार ये जो प्रतिक्रिया दे रहा है वो है ट्रांसपॉन्डर, ठीक है। ये ट्रांसपॉन्डर यहाँ पे तो ये प्रतिक्रिया देगा कि आप इस प्रकार से अपनी जो दिशा है वो रखिए, आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इस टाइप की चीजें यहाँ पे सिग्नल वगैरह भेजता है, तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे होती है ट्रांसपॉन्डर के संबंधित, ठीक है। तो ये है ट्रांसपॉन्डर और इसके बारे में हमने पढ़ा आगे कि इन उपग्रह के माध्यम से जो भारत में दूरसंचार, टेलीमेडिसिन, टेलीविजन, ब्रॉडबैंड, रेडियो, आपदा प्रबंधन, खोज और बचाव अभियान जैसी सुविधाएं प्रदान कर पाना संभव हुआ है, ठीक है। और इसके महत्व के बारे में और हम देखते हैं तो भारत में इसरो की दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका जो है भू पर्यवेक्षण, अर्थ ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में रही है। अर्थ ऑब्जर्वेशन क्षेत्र में, ठीक है। भारत में मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, संसाधनों की मैपिंग करना तथा भू पर्यवेक्षण के माध्यम से नियोजन करना आदि के लिए भू पर्यवेक्षण तकनीक की आवश्यकता होती है। इतने सारे जो क्षेत्र हमने डिस्कस किए उसके लिए भू पर्यवेक्षण तकनीक की आवश्यकता होती है। और मौसम की सटीक जानकारी के द्वारा कृषि और जल प्रबंधन तथा आपदा के समय वक्त रहते बचाव कार्य इसी तकनीक के द्वारा संभव हो सका है, ठीक है। जैसा कि कृषि से संबंधित जो खबरें आती है, ठीक है, डीडी किसान, आपने देखा होगा डीडी किसान जो चैनल है वो किसानों के लिए समर्पित है। तो इसमें यहाँ पे मौसम खबर वगैरह आती है। इसका एक फिक्स टाइम है, शाम के टाइम आती है। टाइम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, 6 या 7 बजे के आसपास ही आती है लगभग, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये मौसम खबर वगैरह हाँ यहाँ पे आती है। तो ये संभव हो पाया है इसी तकनीक के माध्यम से, ठीक है। कौन सी तकनीक? भू पर्यवेक्षण तकनीक के माध्यम से। तो और इसमें भी किसका योगदान रहा है? इसरो का योगदान रहा है। तो यहाँ पे कृषि वगैरह की कब बारिश वगैरह होने वाली है, किस टाइप की चीजें, कैसा मौसम यहाँ पर रहने वाला है, किस प्रकार की फसल के लिए कौन सा मौसम उपयोगी है, किस या फिर फसलों के अगेंस्ट यदि मौसम बनेगा तो किस प्रकार आपको बचाव करना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो भारत सरकार का चैनल है डीडी किसान, ये आपको जानकारी देता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया कृषि में किस प्रकार से ये चीजें, जल प्रबंधन से संबंधित चीजें भी ये बताता है हमको, ठीक है। अर्थ जो यानी भू पर्यवेक्षण तकनीक है वो हमको इससे हमको जानकारी मिलती है। और
यहाँ पे आपदा के समय वक्त रहते बचाव कार्य भी इसी तकनीक के द्वारा संभव हो सके। आपदा के रहते, ठीक है, मतलब मान के लो आपदा वगैरह आई तो भू पर्यवेक्षण तकनीक की सहायता से हम पता कर पाएंगे कहाँ कितनी क्षति हुई और किस प्रकार हम लोगों को जो बेटर प्लेसेस है, मतलब उससे अच्छे स्थान है, वहाँ पे हम ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें संभव हो पाई है भू पर्यवेक्षण तकनीक की सहायता से, ठीक है। भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, वन से संबंधित रिपोर्ट भी इसी तकनीक द्वारा तैयार होती है, भू पर्यवेक्षण तकनीक के द्वारा, ठीक है। तो यदि आपको ये लिखने को आए कि भू पर्यवेक्षण तकनीक के फायदे क्या है तो इसके संबंध में भी आप लिख सकते हैं, और यदि आपको ये लिखने को आए कि इसरो का महत्व बताइए तो उसमें भी आप भू पर्यवेक्षण के संबंधित डेटा आप डाल सकते हैं। तो इससे जो एग्जाम में जो आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है, उसके माइंड में एक अच्छा इफेक्ट आएगा कि इस स्टूडेंट को काफ़ी सारी चीज़ें पता है कि कौन कौन से क्षेत्र में ये कार्य कर सकता है, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा एज देगा आपकी उत्तर लेखन में, ठीक है। आगे हम तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र में देखते हैं उपग्रह आधारित नौवहन, नेविगेशन में इसरो का बहुत ज्यादा महत्व है यहाँ पे, ठीक है। नौवहन तकनीक का उपयोग भारत में वायुसेनाओं को मजबूत बनाने तथा इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए होता है। साथ ही वर्तमान समय में वायु आधारित सुरक्षा चुनौतियों में भी कम नहीं है। इनको ध्यान में रखकर भारत ने गगन का पूरा नाम क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं गगन, ठीक है, गगन कार्यक्रम की शुरुआत की। ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू वाले पोर्शन में, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे इससे संबंधित ये चीजें हैं और इसकी शुरुआत हुई। भारत ने कुछ समय पूर्व ही इस कार्यक्रम से आगे बढ़ते हुए आईआरएनएसएस यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ये लॉन्च किया है, जो 7 उपग्रहों पर आधारित है। ये संख्या पूछी जा रही है, ठीक है। कुछ एग्जाम्स में मैंने देखा हूँ कि यहाँ पे कि जो आईआरएनएसएस है इसमें कितने उपग्रह छोड़े गए ये संख्या पूछी जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 7 उपग्रह पर ये आधारित ये सिस्टम छोड़ा गया है, ठीक है। 7 उपग्रह इसमें है, इस सिस्टम में आईआरएनएसएस में, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। भारत ने वर्ष 2016 में जो आईआरएनएसएस के नाम में परिवर्तन करके इसे नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन ये नाम दे दिया है, नाविक नाम दे दिया। यदि आपको ये बोला जाए कि आईआरएनएस का नया नाम क्या है तो ये नाविक, और नाविक का पुराना नाम पूछा जाए तो ये क्या है? आईआरएनएसएस, ठीक है। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, नाविक ही वर्तमान नाम है। इसका फुल फॉर्म आपने देखा, नेविगेशन विद इंडियन का कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, ये इसका नाम है और ये नाविकों को समर्पित है, इसलिए ये संबंध आप अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। ये नाविकों को समर्पित किया गया था। आगे भारत के लिए इसरो का महत्व और हम देख लेते हैं। भारत ने जनवरी 2014 में क्रायोजेनिक इंजन, ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और बहुत ही किफ़ायती टेक्नोलॉजी भी है क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। इंजन के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा, जो कंपोनेंट वगैरह वहाँ पे डिस्कस करूंगा, वहाँ पे आपको इसके बारे में अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। या फिर जो चीज़ें हैं, टर्म्स वगैरह हम देखेंगे, स्पेस टर्म्स वगैरह वहाँ पे काम है, जैसे लॉन्च व्हीकल वगैरह हम देखेंगे, वहाँ पे स्पेस शटल वगैरह हम देखेंगे, सैटेलाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें के बारे में जब आपको जानकारी होगी उस वाले टाइम में आपको ये बताऊंगा क्रायोजेनिक इंजन के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। वर्तमान में आपको बताऊँ सिर्फ 6 देश के पास ये तकनीक है जिसमें भारत एक है, ठीक है। बहुत ही किफायती और बहुत ही अच्छी तकनीक है अभी वर्तमान में क्रायोजेनिक इंजन। तो जो भारत ने जनवरी 2014 में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग GSAT-14K और GSLV D5 में सफलतापूर्वक यहाँ पे किया है। और चंद्रयान 1 में इसरो का महत्व बहुत ज़्यादा रहा है। मिशन ऑन मार्स, इसके बहुत महत्वपूर्ण मिशनों में से एक है मिशन ऑन मार्स और चंद्रयान 1, और अभी चंद्रयान 2 भी हमने छोड़ा था, हालांकि वो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। इसके बारे में हम जो चंद्रयान 2 के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी स्टैटिक वाला पोर्शन यहाँ कवर कर रहे हैं, इसलिए इस वाले लेक्चर में आपको ये जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। और आगे जो लेक्चर आएंगे वहाँ पे हम बात करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में, और जो भविष्य के मिशन है वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिशन ऑन मार्स वगैरह भी, इसमें भी इसरो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं अब इसरो के महत्वपूर्ण एवं प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के बारे में, ठीक है। यहाँ तक हमने एक थोड़ा सा रिव्यू हम ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने आप डिस्कस की अभी। अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में हमने मोटा मोटा तौर पर ये देखा क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार ये काम करती हैं, ठीक है। और अनुसंधान कार्यक्रम के बारे में हमने पढ़ा, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के बारे में, फिर इसके उद्देश्यों के बारे में हमने पढ़ा, संस्था का ढांचा किस प्रकार शुरू हुआ, किस प्रकार इसरो की स्थापना हुई, और इससे पहले कौन सी कमेटी वगैरह बनी थी, किसने रिकमेंड किया, ये सारी चीज़ें हमने अब डिस्कस की हैं। भारत की इसरो का महत्व हमने देखा कि किस प्रकार जो इसरो का महत्व भारत की प्रगति के लिए किस प्रकार यहाँ पे है, और
कौन कौन से क्षेत्रों में भारत में दूरसंचार, टेलीमेडिसिन और बहुत सारे क्षेत्र यहाँ पर डिस्कस किए, यहाँ पे इसरो के माध्यम से ये सारी चीज़ें संभव हो पाई है। और इसरो के महत्व के अंतर्गत हमने और भू पर्यवेक्षण, अर्थ ऑब्जर्वेशन वाली टेक्नोलॉजी को हमने यहाँ पे देखा, नेविगेशन के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। और एक क्रायोजेनिक इंजन वगैरह, चंद्रयान 1 और मिशन और मार्स के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी इकट्ठे की है, ठीक है। अब हम आते हैं इसरो के महत्वपूर्ण एवं प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख 8 केंद्र हैं यहाँ पे इसरो के अंतर्गत जो कार्य करते हैं, जो देशव्यापी हैं। इनके बारे में हम एक एक करके सारी डिटेल में हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम पहले एक मोटा मोटा एक नाम पढ़ लेते हैं कि कौन से हैं यहाँ पे। आईसैक, इसरो उपग्रह अनुप्रयोग केंद्र, इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर, ये है बेंगलुरु में, इसके बारे में हम आगे पढ़ रहे होंगे। VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये त्रिवेंद्रम है या फिर तिरुवनंतपुरम इसको बोलेंगे। HDSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में जो श्रीहरिकोटा में, इसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। SSC अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है ये। LPSC द्रव संचालन पद्धति केंद्र, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, महेंद्रगिरी में जो है। TRAC इसरो दूरमापी निगरानी एवं निर्देशन केंद्र, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर, ये बेंगलुरु में है। MCF प्रमुख नियंत्रण सुविधा केंद्र, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर, हसन जो कर्नाटक में है, और भोपाल मध्य प्रदेश में, इसके 2 सेंटर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। NRSA राष्ट्रीय सुदूर संस्थान, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये है हैदराबाद में, इसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे आगे, ठीक है। तो इसके बारे में हमने देखा कि कहाँ पे कौन कौन से जो केंद्र है वो हम कहाँ पे है, ये हमने देखा। अब हम इनके बारे में एक करके अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, डीप में पढ़ते हैं। ISAC इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर, ये जो कि बेंगलुरु में है, यहाँ पे हर प्रकार के सैटेलाइट बनाए जाते हैं, और सैटेलाइट यहाँ बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। इसरो जो इसरो उपग्रह केंद्र जो बेंगलुरु में, यहाँ पे यह दूर संवेदी रिमोट सेंसिंग एवं भू स्थैतिक उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डिजाइन एवं निर्माण कार्य करता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डिजाइन, ठीक है। भू स्थैतिक उपग्रह क्या होते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझना बहुत ही आवश्यक है, भू स्थैतिक उपग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो स्थिति के हिसाब से 3 प्रकार से हम यहाँ पे विभिन्न कक्षाओं के हिसाब से 3 प्रकार है यहाँ पे होते हैं कि किसका कौन सी कक्षा में सैटेलाइट छोड़े गए या कौन सी कक्षा यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो है ध्रुवीय कक्षा होती है, ध्रुव में ध्रुव के परितः कक्षा होती है, सैटेलाइट इस कक्षा में घूमते हैं, ठीक है। ये वाली कक्षा में, ये देखिए ये वाली कक्षा में यहाँ पे घूम रहा है, ये वाली ये ध्रुवीय, ठीक है। ये यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है, इस प्रकार से ये है। तो यहाँ पे इस वाली डायरेक्शन में यदि घूमेंगे तो ये होगी ध्रुवीय कक्षा, ध्रुव के परितः यदि घूम रहा है, ध्रुव के परितः, ठीक है, यदि घूम रहा है तो ये कहलाएगी, ये कक्षा कौन सी कहलाएगी, ध्रुवीय कक्षा, ठीक है। और एक होती है भूमध्य रेखा, यानी जो भूमध्य रेखा है इसके तहत भूमध्य रेखा ये है, ठीक है। भूमध्य रेखा यहाँ से, तो भूमध्य रेखा के परितः जो घूम रही है, मतलब जो ऑर्बिट है जिसमें यहाँ पर सैटेलाइट घूमते हैं, वो होती है भूमध्य रेखी कक्षा। यहीं पे छोड़े जाते हैं जो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो, ठीक है। भू स्थैतिक उपग्रह यहाँ पे छोड़े जाते हैं, यहीं पे वो रन करते हैं। और एक होती है दोनों के बीच की, मान लीजिए एक गोल चीज में कैसे लूँ आपके सामने, चलिए यही समझा दो, ठीक है। ये देखिए, ये गोल चीज है, यहाँ पे ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है। एक होगा, एक हमने बात की ये पोलर वाले में घूम रहा है, पोलर कक्षा में, ध्रुवीय कक्षा में घूम रहा है। एक है भूमध्य रेखी कक्षा में घूम रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पोजीशन और बच रही है यहाँ पे, ये देखिए इन दोनों के बीच की कंडीशन जो बच रही है यहाँ पे, ये वाली, ये देखिए ये वाली कंडीशन बच रही है, ये वाली कंडीशन बच रही, इनको बोलेंगे झुकी हुई अवस्था, झुकी हुई कक्षा, इंक्लाइंड नेचर, ये ट्रांजिशनल नेचर भी हम इसको बोल सकते हैं। आगे हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन कक्षाएं यहाँ पे होती है। तो ये देखिए झुकी हुई कक्षा इस साइड से झुक रही, तो ये इधर से भी झुक सकती है, इधर से, ठीक है, ये भी झुक सकती है। तो इस प्रकार से ये कक्षा होती है। तो यहाँ पे ध्रुवीय कक्षा, भू मध्य रेखी कक्षा और झुकी कक्षा के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। इनक्लाइंड नेचर वाली जो कक्षा होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा। अब देखिए जो मैं वहाँ पे बात कर रहा था ना कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो कहाँ पे छोड़ी जाती है, हमको पता तो कि ये किसकी बात हो रही है, भूस्थैतिक उपग्रह जो भूमध्य रेखा के परितः है, जो परिक्रमण करेंगे अपना, ठीक है। वो वाले जो उपग्रह रहते हैं वो भूस्थैतिक उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। कौन सी कक्षा में घूमेंगे, वाली कक्षा में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका डिजाइन और निर्माण यहाँ पे किया था इसाक के अंतर्गत, इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर के अंतर्गत बेंगलुरु में, ठीक है। और भी अन्य प्रकार के जो सैटेलाइट वो भी यहाँ बनाए जाते हैं।
और हम देखते हैं आगे इसके बारे में। ये छोटी सी जानकारी यहाँ पे इनसैट, यह दूरसंचार उपग्रह होता है। इनसैट के बारे में आपको कई बार आपको देखने को मिल जाएगा, इनसैट वगैरह, जिसे इंडियन सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है। इनसैट, 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 ठीक है, इंडियन सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है। IRS, इसे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहा जाता है। IRS, ठीक है, IRS। इसका मुख्य कार्य भूमिका मापन, भूमि मापन, मौसम, बाढ़, सूखा आदि पता लगाने एवं जासूस के लिए किया जाती है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। अगला है VSS, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम इसको बोलते हैं, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम, यह उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के विकास का कार्य एवं उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का कार्य करता है। कौन कौन सा कार्य करता है? जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसका विकास का कार्य करेगा और उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का कार्य करता है। इसने सफलतापूर्वक चौथी पीढ़ी 4th जनरेशन के उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये GSLV और PSLV यहाँ पे बात हो रही है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको PSLV बोलते हैं, PSLV आपने सुना होगा, PSLV, ठीक है। और यहाँ पे और सारी चीजें, GSLV आपने सुना होगा, GSLV, ठीक है। तो ये पोलर सैटेलाइट होते हैं और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म, और PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV, ठीक है। और यहाँ पे वो तुल्यकारी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV की बात कर रहा था। GSLV ये वाली है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, GSLV, इसकी बात मैं कर रहा था अभी, जो GSLV बात की ना, ये वाली, ठीक है। और साथ ही यहाँ उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वगैरह का भी इसने निर्माण किया, VSS ने, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम ने, ठीक है। तो ये इसके महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। आगे हम बात करते हैं HDSC के बारे में, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसको शार कहा जाता था। शार स्टैंड्स फॉर श्रीहरिकोटा रेंज, ठीक है। तो ये इसका नाम बदलकर अभी सतीश धवन स्पेस सेंटर कर दिया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ठीक है। ये है श्रीहरिकोटा में, और यह देश का प्रक्षेपण स्टेशन, लॉन्चिंग स्टेशन है। यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं वो यहाँ से होते हैं, प्रक्षेपण ये क्योंकि प्रक्षेपण स्टेशन है, लॉन्चिंग स्टेशन है। 2002 में इसका नाम श्रीहरिकोटा से केंद्र से बदलकर, श्रीहरिकोटा केंद्र था इसका नाम, इससे बदलकर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया है। और यह नाम सतीश धवन के सम्मान में रखा गया है, जो 2005 में इसरो के सफल सचिव सेक्रेटरी भी रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं SAC के बारे में, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि अहमदाबाद के अंतर्गत है। ये न्यू रिसर्च और न्यू टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, और यह विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों के लिए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण उपकरण बनाने का कार्य करता है। साथ ही साथ यह नागरिक इस्तेमाल में उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास पर भी कार्य करता है, जैसे कि हम डिस्कस किए, न्यू रिसर्च और न्यू टेक्नोलॉजी के लिए भी ये जिम्मेदार है। मतलब ये यहाँ पे नई रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे डेवलप होते रहती है। अगला है LPSC, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, यह है महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंतर्गत, ठीक है। यह भूस्थितिक उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एवं IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, फिर जो कार्यक्रम वगैरह है IRS कार्यक्रमों के इस्तेमाल किए जाने वाले द्रव पद्धति लिक्विड सिस्टम का विकास करने के लिए कार्य करता है, ठीक है। जो लिक्विड सिस्टम होता है इसमें जो कहाँ भी यूज होता है, IRS और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह है, उसको डेवलप करने का ये काम करता है LPSC, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम, जो प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर महेंद्रगिरी में जो है वो है, ठीक है। साथ ही साथ यह केंद्र एकल द्रव पद्धति मोनो लिक्विड सिस्टम और अभियांत्रिकी पद्धति इंजीनियरिंग सिस्टम एवं अंतरिक्ष यान स्पेसक्राफ्ट के लिए द्रव टैंक, लिक्विड टैंक बनाने का भी कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे हम जब आगे पढ़ रहे होंगे तो आपको स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट जो स्पेस में आता है, एयरक्राफ्ट जो हमारे फ्लाइट्स वगैरह रहती है वो होती है एयरक्राफ्ट वगैरह, ठीक है। डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट, ये सारी चीज़ें जो रहती है वो होती है एयरक्राफ्ट। और जो स्पेस में आती है जो चीज़ें, ठीक है, स्पेस में जो चीज़ें आती है उसको बोलेंगे स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। और अंतरिक्ष यान स्पेसक्राफ्ट के लिए द्रव टैंक, लिक्विड टैंक बनाने का भी कार्य करता है LPS, ठीक है। भारत ने अपना जो क्रायोजेनिक इंजन है, इसी केंद्र में विकसित किया है।
जो इंजन यहाँ पर डेवलप हुआ इसी केंद्र में विकसित किया गया है, LPSC में, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ISTRAC, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर बेंगलुरु के बारे में। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे इसरो दूरमापी निगरानी एवं निर्देशन नेटवर्क, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर बेंगलुरु के बारे में। इसरो का यह केंद्र विभिन्न अंतरिक्ष अभियान को अंजाम देने का कार्य करता है। इसके प्रमुख कार्य अंतरिक्ष यान का नियंत्रण, TTC यानी जो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड वगैरह है, सपोर्ट सर्विस देना इत्यादि है। और इसरो का यह केंद्र निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट लियो में उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए भी जिम्मेदार है, लियो में। ठीक है, लियो कक्षा होती है, ये हम आपको इसके अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, लियो कक्षा होती है। यहाँ पे देखिए, इसको आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल बताऊं ताकि ये लाइन आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ दूरी पर ये ऑर्बिट्स होते हैं। ये होते हैं, पहले होता है लो अर्थ ऑर्बिट, फिर होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इनकी और यहाँ पे होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पे मियो है और ये लियो है। तो यहाँ पे जो जो सबसे नज़दीकी कक्षा है लियो, आप ऐसा समझ लीजिए, ये सबसे नज़दीकी कक्षा है। इसके बाद है मियो आता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, फिर इसके बाद आता है जियो, इसके बाद आता है हियो। ठीक है, हायर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ ये बता रहा हूँ कि लियो क्या होता है। लियो यानी ये एक अर्थ ऑर्बिट है जो कि नज़दीक होता है हमारे सरफेस से, पृथ्वी के सरफेस से काफ़ी नज़दीक होता है लियो। ठीक है, तो यह केंद्र निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट लियो में उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए भी जिम्मेदार है। इस वाली कक्षा में जब हम छोड़ेंगे सैटेलाइट उपग्रह, तो इसके लिए ये जिम्मेदार है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर बेंगलुरु। ठीक है, यह इसरो के साथ ही साथ विश्व के अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के उपग्रह भी प्रक्षेपित करता है। इसरो के इस केंद्र का एक अन्य प्रमुख कार्य वातावरण की देखभाल हेतु उपयोग किए जाने वाले कार्यक्रम, एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं पथ प्रदर्शन उपग्रह, नेविगेशन सैटेलाइट एवं अन्य प्रकार के रडार का विकास करना भी है। अन्य प्रकार के रडार का विकास करना भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये इसके इम्पोर्टेंस है, इसके जो ISTRAC है उसके। आगे हम बढ़ते हैं MCF के बारे में, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर भोपाल। ठीक है, भोपाल और साथ ही साथ यहाँ पे हसन के अंतर्गत, जो कर्नाटक के अंतर्गत है, वो हम उसमें भी इसका सेंटर देखने को मिलेगा। ठीक है, भोपाल और हसन में, हसन का है कर्नाटक में, भोपाल है मध्य प्रदेश में। इसरो का यह केंद्र इसरो के भूस्थैतिक उपग्रहों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रखवाली एवं नियंत्रण का कार्य करता है। और यह किसी उपग्रह के प्रारंभिक चरण, इनिशियल फेज की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है। इनिशियल फेज जब होता है, शुरुआती चरण होते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है, उस पर यह निगरानी करता है MCF। यह इन उपग्रहों के पेलोड का परीक्षण भी करता है। पेलोड क्या होता है, जैसे उपग्रह में हमको कोई मतलब जो लॉन्च व्हीकल वगैरह है, लॉन्च व्हीकल में हमको कुछ लोड्स वगैरह पहुंचाना है, कोई भी सामान वगैरह पहुंचाना है, तो उसका लोड होता है। तो उनका जो लोड होता है, ठीक है, वजन वगैरह जो होता है, वजन संबंधी चीजें हैं, वजन वगैरह होता है जो उसको पेलोड बोलते हैं। इसका परीक्षण भी ये करता है, कितना वजन वगैरह हम पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीजें चेक करेगा कौन, MCF। ठीक है, वजन कितना होना चाहिए और कैसे कैसे हम स्पेस में पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार ये सारी चीज़ें बाधा नहीं आएगी, कि अन्य बाधा ना आएगी, हम पहुंचा रहे हैं कि सैटेलाइट पहुंच पा रहा है या नहीं, या फिर वजन के कारण अन्य संबंधी जो चीज़, अन्य जो समस्या आती है वो ना हो, इसका परीक्षण करता है MCF। ठीक है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर भोपाल, और दूसरा कौन सा है, हसन, जो कर्नाटक के अंतर्गत में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा MCF के बारे में। आगे है NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद। ठीक है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी, जो कि हैदराबाद के अंतर्गत है। इसरो का केंद्र भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी दृष्टि फिर आंख विजन की तरह कार्य करता है। यह पृथ्वी की सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र में सहयोग करता है, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र में। ठीक है, और यह देश के विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले उपग्रहों की निगरानी का कार्य करता है। यह वैश्विक, ग्लोबल एवं क्षेत्रीय रीजनल कार्य हेतु दूर संवेदी प्रौद्योगिकी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग की संभावना को परिलक्षित करता है। यह दूर संवेदी कार्यक्रम हेतु आवश्यक प्रशिक्षित यानी ट्रेंड व्यक्तियों को भी उपलब्ध कराता है, IRSA। ठीक है, तो इसके बारे में ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी। और यहाँ पे यदि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, तो यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम केंद्र दिए गए हैं, कार्यक्रम का केंद्र यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ पे इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंतरिक्ष विभाग के विभिन्न केंद्र के बारे में यहाँ पे दिए गए।
ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको रख सकते हैं। और यदि आप इसको एप्लीकेशन में देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, ये वहाँ पे बंदिशें हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए और इस प्रकार आप वहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, जोधपुर में क्या है, उदयपुर वाली, ये सारी सारी जगहों में क्या क्या है, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं, जो हमने देखा था। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु, उसके अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, जो सेंटर्स के बारे में डिस्कस किए, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसरो के अंतर्गत, इसरो के अंतर्गत ये सारे जाएंगे भी, जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम, शार केंद्र श्रीहरिकोटा, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र ये बेंगलुरु के अंतर्गत। ठीक है, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु, और ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सारी 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 जो संस्थान है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने अभी तक डिस्कस किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जो डिस्कस की वो ही इसके बारे में। अब हम आते हैं एंट्रिक्स के अंतर्गत। ठीक है, एंट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंट्रिक्स समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसरो के व्यावसायिक विंग की तरह कार्य करता है, इसरो के व्यावसायिक विंग, कमर्शियल विंग की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, कमर्शियल विंग क्या हुआ, यानी जो भी कमर्शियल चीज़ें व्यावसायिकगत चीज़ें हैं वो सारी हैंडल करता है एंट्रिक्स। ठीक है, एंट्रिक्स के अन्य कार्यों में से एक कार्य है ये, हम और भी कार्य इसके पढ़ेंगे एंट्रिक्स के बारे में। उसमें से एक कार्य है कि जो यहाँ पे जो कमर्शियल विंग का काम करता है, मान लीजिए ये है एंट्रिक्स। ठीक है, और ये है इसरो। ठीक है, इसरो इसरो ये है इसरो, ये है एंट्रिक्स। और मान लीजिए कोई देश है, कोई देश हो सकता है, या कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकती है। इसको यदि कोई भी चीज़ें चाहिए इसरो संबंधित, ठीक, कोई भी सेवाएं चाहिए इसरो संबंधित, तो वो किससे डील करेगा, जाके एंट्रिक्स से। किससे डील करेगा, एंट्रिक्स से। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए जैसे जियो कंपनी है। ठीक है, जियो, रिलायंस जियो की बात करती है, फिर भारतीय एयरटेल की बात करते हैं। दो में कोई भी आप ले सकते, कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं कि हमको जो मोबाइल सेवाएं, ठीक है, मोबाइल सेवाएं जो नेट वगैरह चलाने की सुविधा है, या फिर कॉलिंग वगैरह सुविधा है, वो हमको प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो डील होगी वो होगी एंट्रिक्स में। ये कंपनी जाएगी एंट्रिक्स के पास, एंट्रिक्स से डील करेगी, फिर एंट्रिक्स आगे बताएगा इसरो को ये सारी डील हुई है, हमको इनसे संबंधित फ्रिक्वेंसी वगैरह उपलब्ध कराना है, ताकि ये अपने कार्य करते रहे। तो ये डील किससे हुई, एंट्रिक्स से हुई। किससे हुई, एंट्रिक्स से। ठीक है, इसी तरह हम बात करें अन्य देशों की, मान लीजिए किसी देश को अपना सैटेलाइट लॉन्च कराना है, वो आएगा यदि उसको इसरो से कराना है, तो वो जाएगा एंट्रिक्स के पास, एंड ये सारी डील होगी एंट्रिक्स के पास। ठीक है, एंट्रिक्स में डील हुई, फिर ये एंट्रिक्स से जानकारी जाएगी इसरो के पास, फिर इसरो अपने सैटेलाइट है उन देशों को वो छोड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये कार्य करता है कमर्शियल विंग की तरह, व्यावसायिक विंग की तरह। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। यह इसरो द्वारा विकसित किए गए अंतरिक्ष उत्पाद प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण, ट्रांसफर एवं तकनीकी सलाह को बढ़ावा देने का कार्य करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ ये काम नहीं करता, और भी सारे काम करता है। ये अंतरिक्ष अपने आप में अजूबा है, बहुत बड़ा अजूबा। हम आगे जैसे स्लाइड पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सारे कार्य करता है, और यह एक प्रकार की निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी की तरह कार्य करता है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा सितंबर 1992 में की गई। और एंट्रिक्स विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद एवं सेवा, प्रोडक्ट एंड सर्विस मुहैया कराता है। अंतरिक्ष उत्पाद किनको, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों, जैसे अन्य देश वगैरह हो गए या कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह उनको। ठीक है, 2013-14 में इसकी कुल आय 13 बिलियन तक पहुंच गई, $13 बिलियन तक ही पहुंच गई। ठीक है, एवं सरकार के द्वारा 2008 में इसे मिनी रत्न से भी नवाजा गया है, मिनी रत्न कंपनी बन चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ जो इसके शॉर्ट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं या शॉर्ट नोट बना सकते हैं, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हूँ। ठीक है, आगे इसके मिशन के बारे में आप जानेंगे तो आप सही में कहेंगे ये अजूबा है। ठीक है, जानते हैं इसके मिशन के बारे में। पृथ्वी की सुरक्षा, सिक्योरिटी, संचार, कम्युनिकेशन और नेविगेशन को नेविगेशन बोलेंगे, धातुकर्म जो मेटलर्जी वगैरह है। ठीक है, एवं अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस हेतु उपग्रह एवं उससे संबंधित प्रौद्योगिकी को डिजाइन करना इसका कार्य है एंट्रिक्स का। ठीक है, यहाँ पर डिजाइन वगैरह होते हैं, और जो इससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर डिजाइन होती है।
अंतरिक्ष से संपर्क साधने हेतु उपयोग किए जाने वाले प्रक्षेपण यान, लॉन्च व्हीकल एवं उससे संबंधित प्रौद्योगिकी का भी डिजाइन करता है अंतरिक्ष। ठीक है, और आगे बात करते हैं दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, दूरदर्शन प्रसारण, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग तथा विकास कार्यक्रम, डेवलपमेंट प्रोग्राम हेतु भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम को संपादित करना, ये भी इसका कार्य है अंतरिक्ष का। अंतरिक्ष आधारित कार्यक्रम, स्पेस बेस्ड प्रोग्राम वगैरह, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट तथा सामाजिक विकास में सहयोग हेतु कार्य करना इसका कार्य है। और भारतीय दूर संवेदी उपग्रह कार्यक्रम के द्वारा अंतरिक्ष आधारित चित्रों से प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो है एवं पर्यावरण की देखभाल एवं निगरानी करना अंतरिक्ष का कार्य है अंतरिक्ष का। ठीक है, अब आपको फील आ रही है ना कि किस प्रकार ये अजूबा है कि कमर्शियल काम तो देख ही रहा है, साथ ही साथ अन्य चीजें भी देख रहा है। आगे हम बात करते हैं अंतरिक्ष विज्ञान के रहस्य, मिस्ट्री को उजागर करने हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य करना, ये भी अंतरिक्ष का कार्य है। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष के संबंधित कार्य हमने देखे, और यहाँ पे इसके बारे में जो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है बहुत ही शॉर्ट में, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जो बड़ी जो चीज़ें मैंने बताया हूँ डिटेल में, वो अपना लिख के सिर्फ ये चीज़ें आप लिख लोगे, कौन सी ये वाली, तो ये इससे भी काम चल जाएगा, बस आपको याद रहना चाहिए। आगे बात करते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, NSIL के बारे में। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का आधिकारिक रूप से बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। गौरतलब है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। जो ये जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो द्वारा की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियों के व्यावसायिक उपयोग हेतु न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 100 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए के साथ 6 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया था। यह अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के बाद इसरो की दूसरी व्यावसायिक शाखा है, दूसरी कमर्शियल विंग है, और अंतरिक्ष कॉरपोरेशन को मुख्य रूप से वर्ष 1992 में इसरो के विदेशी उपग्रहों के वाणिज्यिक परिक्षेपण की सुविधा हेतु स्थापित किया गया था। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अंतरिक्ष के बारे में, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि 1992 वगैरह में जो सारी चीज़ें हैं वो। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, ये सिर्फ डेटा है। और हम देख लेते हैं इसके उद्देश्य के बारे में, NSIL के उद्देश्य के बारे में। NSIL का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम उद्योगों की भागीदारी को यहाँ पे बढ़ाना है, और NSIL अंतरिक्ष से संबंधित सभी गतिविधियों को एक साथ लाएगा और संबंधित प्रौद्योगिकियों में निजी उद्यमशीलता का विकास करेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म के माध्यम से SSLV और PSLV का निर्माण और उत्पादन, यह उभरती हुई वैश्विक वाणिज्यिक SSLV बाजार की मांग को भी पूरा करेगा, और जिसमें उपग्रह निर्माण एवं उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करना शामिल है। और हम बात करते हैं आगे अब भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों के बारे में। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धि की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हालिया वर्ष में ऐसी कई उपलब्धियां प्राप्त की है जिससे अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी कहे जाने वाले अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी चौंकाया है। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने देश का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 25 सितंबर 2014 को भारत में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान स्थापित किया था, और 14 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया था। हालांकि ये रिकॉर्ड अभी टूट चुका है। ये 24 जनवरी 2021 को SpaceX, जो कि प्राइवेट कंपनी है, इसने 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। इसने रिकॉर्ड तोड़ा इसरो का। ठीक है, जिसने 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे 14 फरवरी 2017 को। ठीक है, ये 143 सैटेलाइट कब लॉन्च हुए, ये हुए 24 जनवरी 2021 को। इस अभियान में भेजे गए 104 उपग्रह में से 3 भारत के थे, 101 उपग्रह इजराइल के थे, और कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के यहाँ पर सैटेलाइट्स थे। 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV MLK-3 लॉन्च किया था। ठीक है, 5 जून 2017 को। आगे बात करते हैं 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT से 3 मिनट में लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था।
और आगे बात करते हैं 11 अप्रैल 2018 की, तो इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया था। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट है। 22 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI के पहले सम्मेलन में इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्ध मानवीय महिला रोबोट व्योममित्र को लॉन्च किया। व्योममित्र को यहाँ पे लॉन्च किया था, ठीक है, 22 जनवरी 2020 को। आगे हम बात करते हैं अंतरिक्ष विज्ञान की प्रमुख घटनाएं के बारे में। ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, मुख्यतः उन एग्जाम में जो कि MCQ से संबंधित होते हैं, यानी MCQ वगैरह जिसमें पूछे जाते हैं, वहाँ से उन एग्जाम में डायरेक्ट ये सवाल पूछे जा सकते हैं और ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे उत्तर लिखने का कार्य होगा। जैसे किसी स्टेट PCS की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सारी डिटेल काम आएगी। और यदि आप स्टेट PCS मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें काम है। और यदि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रीलिम्स में यदि प्रीलिम्स की बात करें तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली है, ठीक है। जो फैक्चुअल डेटा है वो ये प्रीलिम्स में ज़्यादातर काम आते हैं, मेंस में भी काम आएंगे ऐसा नहीं, यानी मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ये काम आने वाले, ठीक है। और जो वनडे एग्जाम है वहाँ पे तो काम आएंगे ही आएंगे, तो ठीक है। इस प्रकार ये इसकी मल्टीपल अप्रोच है, सभी एग्जाम्स में काम आएंगे। अंतरिक्ष विज्ञान की प्रमुख घटनाएं के बारे में देखते हैं। स्पुतनिक 1 ये दिनांक 4/10/1957 को ये छोड़ा गया था। स्पुतनिक 1 इसकी उपलब्धि रही पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह था स्पुतनिक 1, ठीक है। 4/10/1957 को ये छोड़ा गया। स्पुतनिक 2 3/11/1957 यानी 3 नवंबर 1957 को ये छोड़ा गया। और इसकी उपलब्धि क्या रही? अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह था ये स्पुतनिक 1, ठीक है। आगे है स्कोर, ये 18/12/1958 को ये छोड़ा गया। और इसकी उपलब्धि क्या रही? अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह ये रहा स्कोर। अगला है लूना 3 दिनांक 4/10/1959 को ये छोड़ा गया। और इसकी उपलब्धि रही पहला अंतरिक्षयान था लूना 3, जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते। अगला है वोस्टोक 1, इसकी उपलब्धि रही मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया, ठीक है, 12 अप्रैल 1961 में। ये है वोस्टोक 1 के बारे में। वोस्टोक 6 इसकी उपलब्धि क्या रही? पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटाइना टोरिशकोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, वेलेंटाइना टोरिशकोवा, ठीक है। और ये कब बनी? 4/12/1963 को, ठीक है। आगे है इंटेल सेट, इसकी उपलब्धि क्या रही? व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह इंटेल सेट भेजा गया। और ये भेजा गया कब? 6/4/1965 में, ठीक है, 6/4/1965 में। वेनेरा 3 उपलब्धि क्या रही इसकी? पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा, अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा, ये वेनेरा 3 था। दिनांक थी 16 नवंबर 1965। आगे लूना 9 उपलब्धि क्या रही इसकी? चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला अंतरिक्ष जो अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। और लूना 9 था ये। इसका दिनांक क्या रही? 21/10/1964। आगे है सोयूज 4 इसकी उपलब्धि सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र ये है। और 14/11/1969 में ये इससे संबंधित डेट है ये। और अपोलो 11 उपलब्धि इसकी रही नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना, ठीक है। यह पहला मानव बने, यहाँ पे बोलना चाहिए, इस तरह नाम इनका था नहीं बोलना चाहिए, पहला मानव बने ये। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरे। अगला है मार्च 2 से पहले अपोलो जो 11 इसकी डेट क्या थी? 16/7/1969। मार्च 2 उपलब्धि क्या रही इसकी? मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना, ये घटना हुई 19/5/1971 में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो डेट थी किससे संबंधित? अंतरिक्ष विज्ञान की प्रमुख घटनाएं संबंधित, और कौन से उपग्रह वगैरह थे, कौन से मिशन वगैरह थे, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। और इससे पहले
हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। भारत की अंतरिक्ष उपलब्धि के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और यहाँ पे हम डिस्कस किया अंतरिक्ष विज्ञान की प्रमुख घटनाओं के बारे में। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में हमने पढ़ा, जो कि इसरो इसरो की दूसरी कमर्शियल विंग है एंट्रिक्स के बाद। और एंट्रिक्स जो कि एक अजूबा है, इसके बारे में और मिशन के बारे में हमने देखा, और क्या सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है वो हमने पढ़ा। अंतरिक्ष विभाग के बारे में हमने हमने यहाँ पढ़ा। और यहाँ पे हमने जो चीज़ें डिस्कस किए हैं वो है इसरो के महत्वपूर्ण एवं प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के बारे में, जो कि 8 है। ठीक है, 8 महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, भारत के लिए इसरो का महत्व वगैरह हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। और यहाँ पे हमने डिस्कस की थी इसरो की स्थापना वगैरह, संस्था का ढांचा किस प्रकार बनना शुरू हुआ इसरो के लिए, और कौन से प्रोग्राम यहाँ पे जरूरी थे, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या होती है इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने अब डिस्कस की। लगभग 1 घंटे के आसपास का ये लेक्चर हो गया होगा। तो मैं समझता हूँ कि 1 घंटे का लेक्चर यहाँ पे काफ़ी है इस मतलब पहले लेक्चर के हिसाब से। तो इसको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन।